चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे इसमें स्टेट लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। एंड हमने ये भी प्रूव करना n इज इक्वल टू एन नोड ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी वे सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। चलिए चिल्ड्रन, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। चिल्ड्रन, सपोज हमारे पास यहाँ पे हमने एक लेड ब्लॉक रखा ऐसे, और यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। से आप रेडियम ले लो, यहाँ पे आपने एक प्लेट लगा देनी है ऐसे। दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट। तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ से कुछ रेज एमिट होंगी, कुछ रेज आपकी पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली जाएंगी, कुछ रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ, कुछ सीधा आगे चली जाएंगी। अब देखिए, जो रेज आपकी पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई दे आर कॉल्ड बीटा रेज, और जो रेज आपकी नेगेटिव प्लेट की तरफ गई दे आर कॉल्ड अल्फा रेज। जो रेज सीधा आगे को गई दे आर कॉल्ड गामा रेज। तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस in the form of alpha beta gamma rays is called radioactivity. चिल्ड्रन, आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिविटी है इसको डिस्कवर किया था हेनरी बेक्यूरेल ने। वो पेशे से बायोलॉजिस्ट थे, बट उन्होंने बाई चांस इस फिनोमिनन को डिस्कवर किया था, और काफ़ी लोगों का योगदान रेडियो एक्टिविटी में रहा। मैडम क्यूरी, जिनके नाम पे इसका यूनिट भी है, रदरफोर्ड का इसमें नाम रहा। तो चलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं डिटेल में। आपको ये समझ में आ गया कि स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। यू गॉट इट? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो रेडियो एक्टिविटी है उसके क्या क्या लॉज हैं चिल्ड्रन, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, है ना। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में चिल्ड्रन। सबसे पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ जो है इसका, वो क्या है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है कि आप ये एडवांस में नहीं बता सकते कि कब कौन सा सैंपल जो है रेडियो एक्टिव सैंपल डिसइंटीग्रेट होगा, कितने टाइम के बाद होगा। इसकी जो प्रिडिक्शन है हम पहले नहीं कर सकते। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और वी कांट प्रिडिक्ट इन एडवांस। दिस इज इट, दिस इज फर्स्ट लॉ, राइट। सेकेंड लॉ क्या कहता है? जो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है चिल्ड्रन, सेकेंड लॉ कहता है कि जब भी आपका कोई रेडियो एक्टिविटी होती है चिल्ड्रन, तो या तो उसमें अल्फा पार्टिकल निकलता है। आप कह सकते हैं कि अगर आपने स्टेटमेंट वाइज इसको लिखना है, दैट वेन एवर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट, whenever a radioactive substance disintegrate disintegrate, then either alpha particle is emitted, or a beta particle is emitted, तो आपको समझ में आ गया चिल्ड्रन कि जब भी आपके पास ये रेडियो एक्टिव डिके होती है, या तो अल्फा पार्टिकल एमिट होगा या फिर बीटा पार्टिकल एमिट होगा। तो हमारे पास आप कह सकते हो कि जब भी आपके पास रेडियो एक्टिव डिके होगी, या तो आपके पास अल्फा पार्टिकल एमिट होगा
या फिर बीटा पार्टिकल एमिट होगा। ऐसा नहीं है कि ये दोनों होंगे, यानी अल्फा एंड बीटा एक साथ नहीं होंगे। दिस इज सेकेंड लॉ। अब हम बात करते हैं इसमें थर्ड लॉ की चिल्ड्रन। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें थर्ड लॉ। थर्ड लॉ को आप ऐसे समझो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझो। मान लिया जाए जब भी आपका रेडियो एक्टिव आपका डीके होता है चिल्ड्रन, तो आपके पास पेरेंट न्यूक्लियस होता है। ये पेरेंट न्यूक्लियस है ZXA। दिस इज कॉल्ड पेरेंट न्यूक्लियस। पेरेंट न्यूक्लियस है ना, क्योंकि डिसइंटीग्रेट तो ये हो रहा है ना। तो ये पेरेंट न्यूक्लियस में Z इसका एटॉमिक नंबर है, A इसका मास नंबर है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आपका एमिट हो रहा है चिल्ड्रन, है ना। तो अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो क्या होगा, जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा यहाँ पे, दिस इज डॉटर न्यूक्लियस। ओके, अब इसमें जो आपके पास इसका एटॉमिक नंबर है वो 2 यूनिट कम हो जाएगा, और इसका मास नंबर जो है वो 4 यूनिट कम हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल बना। देखो ये हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है। तो मैथमेटिकली भी देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कंजर्व हो रहा है, मास नंबर भी कंजर्व हो रहा है, आप समझ सकते हैं। तो थर्ड लॉ कहता है, थर्ड लॉ का अगर हम स्टेटमेंट देखें कि जब भी वेनेवर अल्फा एमिशन टेक प्लेस, पेरेंट एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट एंड मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस इज डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट। आप स्टेटमेंट इससे भी बना सकते हैं। दैट इज योर थर्ड लॉ। ओके चिल्ड्रन, अब हम बात करते हैं इसमें फोर्थ लॉ की। चलिए फोर्थ लॉ क्या कहता है। तो चिल्ड्रन फोर्थ लॉ कहता है कि जब भी आपके पास बीटा डीके होती है, चलिए मैं ऐसे बात करता हूं, आपके पास ये पेरेंट न्यूक्लियस है आपका, और यहां पे आपके पास बीटा डीके हो रही है चिल्ड्रन, है ना। दिस इज बीटा डीके। अब क्या होगा, जो डॉटर न्यूक्लियस है इसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा, मास नंबर वही रहेगा। मास नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। देखो इसको कैसे समझें। देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ी सी आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि बीटा डीके क्यों होती है जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है चिल्ड्रन। तो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन स्प्लिट हो जाता है एक प्रोटॉन में, साथ में एक उसमें बीटा पार्टिकल भी आपका एमिट होता है, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो भी होता है। तो ये दोनों चीजें न्यूक्लियस से बाहर आ जाती है। ये बीटा पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहा, तो इसलिए मास नंबर इसका चेंज नहीं होगा, है ना। पर क्योंकि आपके पास जो प्रोटॉन बढ़ गया 1 यूनिट, तो इसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। तो आपको समझ में आ गया कि फोर्थ लॉ कहता है कि जब भी बीटा डीके होती है तो मास नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाता है डॉटर न्यूक्लियस का, एटॉमिक नंबर वहीं रहता है। तो वेन एवर बीटा डीके टेक प्लेस, मास नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एंड atomic number increases by 1 unit and mass number remains the same children। आपको समझ में आ गया फोर्थ लॉ क्या कहता है। अब हम बात करते हैं इसमें फिफ्थ लॉ क्या कहता है। चलिए देखते हैं फिफ्थ लॉ क्या कहता है। यही मेन आपने जो ये प्रूव करना है चिल्ड्रन, ये आपका यहीं से होगा। तो फिफ्थ लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। फिफ्थ लॉ कहता है कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड एट अ टाइम। आप अगर मैं लैंग्वेज वाइज लिखूं तो आप कह सकते हो इसमें नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड of a radioactive sample is directly proportional to number of atoms present at that time, number of atoms present at that time।
दैट टाइम चिल्ड्रन, इस बात को समझो आप, अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ये क्या कहना चाहता है कि सपोज ये टी टाइम पे आपके पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं, n नोड आपका t0 पे है, ये टाइम जब आपका जीरो था, तो ये कहता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं यानी इनका रेट dn ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, राइट। देखिए नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड यानी आपने रेट की बात करी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n यानी उस टाइम पे कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो आपने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देना चिल्ड्रन, ऐसे करके, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस लैम्डा n। ये जो लैम्डा है चिल्ड्रन इसको बोलते हैं हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लैम्डा को हमने नाम दिया डीके कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके चिल्ड्रन। अच्छा ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास जो सैंपल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। इट इंडिकेट, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट नंबर ऑफ एटम्स, क्यों लिखूं ये समझ में आ गया आपको, नंबर ऑफ एटम डिक्रीजेस, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया ना। पता होना चाहिए ना चिल्ड्रन कि इसमें आपने नेगेटिव साइन क्यों लगाया, ऐसे फालतू में थोड़ा लगा दिया आपने। ओके अब थोड़ा सा हमने यहाँ पे चिल्ड्रन मैथ लगाना, देखो क्या मैथ लगाएंगे आप यहाँ पे। जो आपके पास dn है इसको लिखा हमने माइनस लैम्डा n dt, है ना, ऐसे कर दिया। इस n को चिल्ड्रन नीचे ले आओ ऐसे करके, ये देखो इसको मैं नीचे ले आया यहाँ पे, और माइनस लैम्डा dt, इसको आपने इंटीग्रेट कर देना चिल्ड्रन, इस चीज को तो हमने इंटीग्रेट कर दिया। आपने लिखना है इसमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन सबको आती है, छोटी मोटी इंटीग्रेशन, इसमें कोई ऐसी बात चिल्ड्रन है नहीं, है ना। ओके तो मैंने यहाँ पे लिख दिया dt। जब आप इंटीग्रेट कर दें चिल्ड्रन तो इसका नेचुरल लॉग n आ गया, इसका माइनस लैम्डा t आ गया, प्लस आपने यहाँ पे k भी लिखना है ना। k जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है चिल्ड्रन, दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये। ओके इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अच्छा अब आपने थोड़ी सी एक टेक्निक लगानी जो मैं यहाँ भी बात कर रहा था आपसे, कि जब आपका टाइम t0 था तो n आपका n नोड के बराबर था, है ना। इस जानकारी को जब आप यहाँ लिखेंगे चिल्ड्रन तो ये देखो आपके पास n नोड आ गया, t की वैल्यू यहाँ 0 भरेंगे, 0 आ गया, k आ गया, तो असल में k की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे ये n नोड के बराबर। इस चीज को आपने इसी में भर देना चिल्ड्रन ऊपर, तो हमने ये इसी में भर दिया, ये लो माइनस लैम्डा t आ गया, है ना। थोड़ा सा मैं इसको ना इधर जैसे लिखना चिल्ड्रन, अगर आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम ना आए। देखो हमने इस जानकारी को k की वैल्यू को इस इक्वेशन में भरना है यहाँ पे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलिए ये आ गया नेचुरल लॉग n माइनस लैम्डा t प्लस k की जगह लिख दिया हमने नेचुरल लॉग n नोड चिल्ड्रन, है ना। इसको इस तरफ को ले आओ तो n माइनस n नोड, ये आ गया आपके पास माइनस लैम्डा टी। लॉग a माइनस लॉग b जो है वो लॉग a अपॉन b होता है, तो n ओवर n नोड हो गया, और यहाँ पे माइनस लैम्डा टी आ गया। यहाँ थोड़ा सा और हम एक मैथ लगाते हैं चिल्ड्रन यहाँ पे, कि जब आप यहाँ से नेचुरल लॉग हटाते हैं तो आपके पास आ जाएगा n ओवर n नोड, ये आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो n को आप उस तरफ को ले जाओ तो यार ये आपके पास आ गया, ये देखो, तो आपके पास जो डेरिवेशन में इसने पूछा था फिफ्थ लॉ से हमने आपका ये वाला पार्ट जो है इसको हमने प्रूव कर दिया। थोड़ा सा अगर हम इसको लॉजिकली भी देखें चिल्ड्रन तो ये क्या कहना चाहता है कि ये आपके पास टाइम t है, यहाँ पे यहां हमने n नोड लिया, मतलब इस तरफ को हमने n लिया, तो इनिशियली आपके पास जो नंबर थे यहाँ पे वो यहाँ पे आपके पास n नोड था, जब डीके होने लगी तो वो ग्राफ आपका इस तरह से आएगा, देखो ऐसे याद रखना, ये मीट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा, यानी इसका मतलब है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है ना कभी भी टोटल स्टेबिलिटी की तरफ कोशिश करता है जाने की, पर
फाइनली ऐसा नहीं है कि फिनिश हो जाता है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, चलता रहता है चिल्ड्रन। तो ग्राफ भी आपको आना चाहिए इसका। हमने इस सैंपल में देखा कि एन नोड लगातार डिक्रीज कर रहा है और ये एक्सपोनेंशियल है नेगेटिव में, तो आपका कर्व यूं का क्या है इसका। सो हमने आज का जो डिस्कशन है उसमें रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब भी आपका रेडियो एक्टिविटी होती है, जब भी आपके पास डीके होती है तो या तो अल्फा निकलेगा या बीटा, दोनों एक साथ नहीं निकलते। थर्ड लॉ कहता है कि जब भी आपका अल्फा डीके होती है, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट। फोर्थ लॉ कहता है कि जब भी बीटा डीके होती है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, मास नंबर वही रहता है। बाकी थोड़ा सा मैथमेटिकली आप अगर इसको समझ जाएंगे, सो दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट चिल्ड्रन। ओके।